Good afternoon, students. Today I am going to speak the summary of Tale of Two Cities in Hindi. Uh, that is actually on demand. I'm making this video, so please listen. And I have taken the help of this text, but yes, I would like to speak the story and try to make you understand what's the story. Okay, so let us start. वर्ष 1775 है, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग ये ईयर है 1775। मैं कुछ लाइंस इसमें इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आती, तो आपको मिक्स लैंग्वेज में ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए, है ना। तो टेल ऑफ टू सिटीज़ जैसा कि नाम है, दो शहरों की कहानी है ये, लंदन की और फ्रांस की, है ना। जो भी इंसिडेंट्स हैं वो इन दोनों शहरों के बीच में हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें पहले शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें किस किस फैमिली या किन किन लोगों के बीच में ये स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा डॉक्टर मैनेट है, अलेक्जेंडर मैनेट, जो लूसी मैनेट के, मैनेट फैमिली है एक। तो मैनेट फैमिली में हम दो मेंबर्स से मिलेंगे। एक तो आप चाहो तो नोट करते जाओ। एक तो सबसे पहले शुरुआत करने के पहले अगर कैरेक्टर्स क्लियर हो जाते हैं तो हमें प्लॉट बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले आप नोट करिए कि हम एक फर्स्ट फैमिली है वो है मैनेट फैमिली, जिसमें अलेक्जेंडर मैनेट, मिस्टर अलेक्जेंडर मैनेट, जो 18 साल से जेल में बंद हैं, हम उनसे मिलेंगे। और उनकी बेटी है लूसी मैनेट। लूसी मैनेट यंग ब्यूटीफुल गर्ल है, 18 साल की यंग लड़की है। और मिस्टर अलेक्जेंडर मैनेट जेल में है। तो एक तो ये फैमिली है। दूसरी फैमिली से हम मिलेंगे, इसमें हीरोइन है लूसी मैनेट और इसका हीरो है डार्ने। तो चार्ल्स डार्ने इसका हीरो है। तो दूसरी फैमिली है डार्ने, लेकिन डार्ने नहीं है एक्चुअली। डार्ने जो हीरो है उसने अपने को डिस्गाइज किया हुआ है, मतलब वो भेष बदल के रह रहा है। उसकी ओरिजिनलिटी ये है कि वो एवरमोंट, दूसरी फैमिली आप नंबर 2 डाल सकते हैं कि फैमिली नंबर 2 इज़ एवरमोंट फैमिली, जिसमें हमें पता चलता है कि दो ब्रदर्स हैं, उनका ये बेटा है एक ब्रदर का मतलब। और एवरमोंट फैमिली नोबल फैमिली मानी जाती है, राइट। और बड़े रिच और बहुत ही ज़्यादा फ्रांस की फेमस फैमिली है। तो जिसमें यहाँ पे इन्होंने ये जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, टैक्स बढ़ा देती है, लोगों के साथ मनमाना, डिक्टेटर टाइप की फैमिली है। परंतु इनका जो बेटा है चार्ल्स डार्ने, चार्ल्स एवरमोंट, ओरिजिनल नेम इज़ चार्ल्स एवरमोंट, बट उसने अपना ही चेंजेस हिज सरनेम बिकॉज ही हाइड्स हिज आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, इसीलिए वो डार्ने लगाता है अपने सरनेम में। तो हम यहाँ 3 लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन 2 की डेथ हो चुकी है, दोनों इसके पापा और अंकल की। और चार्ल्स डार्ने अलाइव है और ये अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लंदन में रह रहा है, डार्ने बन गया ये, है ना। तीसरी फैमिली में हम मिलेंगे डिफार्जे फैमिली। डिफार्जे फैमिली में मैडम डिफार्जे हैं, मिस्टर एंड मिसेस डिफार्जे एक्चुअली दोनों हैं, पर मैडम एक्टिव है, मैडम डिफार्जे। और ये जो फैमिली है इसमें इन लोगों के साथ बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में हैं, ग्रुप इनके सपोर्ट में हैं। तो इस तरह से ये भी एक फैमिली है और इनकी वाइन शॉप है, ठीक है। तो यहाँ हम इस फैमिली से मिले। अब कुछ कैरेक्टर सेपरेट हैं, जैसे लॉयर हैं, 2 लॉयर हैं। एक तो मिस्टर स्टेवर्ट, है ना,
तो वो जो लॉयर है वो सीनियर लॉयर है, और इनका जूनियर है सिडनी कार्टन, वो भी लॉयर है, और वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद से वो टूट जाता है, तो बहुत ही मतलब डिस्टर्ब माइंड है, और थोड़ा सा शैबी है, केयरलेस है, अपने पे ध्यान नहीं देता, ड्रिंक करता है मॉर्निंग से, पर बाय हार्ट गोल्डन हार्ट है, ऐसा कह सकते हैं, बहुत अच्छा है वो। तो दो लॉयर हैं, सीनियर लॉयर मैंने बताया, और ये जूनियर लॉयर है, वो ये उनको असिस्ट करता है, उनके अंडर में, सीनियर लॉयर के अंडर में काम करता है। फिर एक और है गैबल। गैबल एवरमुंड फैमिली का बहुत लॉयल सर्वेंट है गैबल, है ना। और इसके अलावा मिस प्रॉस है, जो लूसी मैनेट की बहुत वफादार सर्वेंट है, मिस प्रॉस। तो लूसी मैनेट की वफादार सर्वेंट है मिस प्रॉस, उसका एक ब्रदर भी है, पर अभी यहाँ मिस प्रॉस को हम देखेंगे। माइनर कैरेक्टर्स भी हैं बहुत सारे, पर ये मेजर हैं, है ना। और लॉयल सर्वेंट, लूसी का लॉयल सर्वेंट है मिस प्रॉस, और मिस्टर डार्ने का लॉयर सर्वेंट है गैबल। तो ये अभी हमने देखा, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लिया होगा अगर आपने। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। वर्ष 1775 है, मतलब दिस अ टाइम इट वाज 1775 अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, जब स्टोरी शुरू होती है। अपने नियोक्ता टेल्सन बैंक के लिए एक मिशन पर श्री जर्विस लॉरी लूसी मैनेट से मिलने के लिए डोवर की यात्रा करते हैं। तो वो अपनी एक ये टेल्सन, अब हम सबसे पहले मिल रहे हैं मिस्टर जर्विस लॉरी से, है ना। मिस्टर जर्विस लॉरी, ये किस मिस्टर जर्विस लॉरी जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, लूसी मैनेट से। क्या है देखो, ये मिस्टर जर्विस लॉरी एक बैंक में, टेल्सन बैंक में काम करते हैं, बैंकर हैं, और वो लूसी मैनेट से मिलते हैं। मिलने के लिए कहाँ जा रहे हैं, जगह का नाम है डोवर, वहाँ यात्रा कर रहे हैं। अपने रास्ते में श्री लॉरी को एक रहस्यमय संदेश मिलता है, और वे जीवन में वापस बुलाए गए शब्दों के उत्तर देते हैं। उनको एक मैसेज मिलता है, जीवन में वापस बुलाए गए शब्दों के। तो जब वे मिलते हैं तो श्री लॉरी, है ना, तो उन वो मिलते हैं। आप तो उसको ऐसे समझो कि मिस्टर जर्विस लॉरी लूसी से मिलने के लिए डोवर जाते हैं। लूसी डोवर में रहती है, यंग लड़की अकेले रहती है। तो मिस्टर लॉरी उसके अंकल हैं, और वो लूसी से मिलने जाते हैं और लूसी को बताते हैं कि तुम्हारे पिता, मतलब उसके पिता डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। किसको बता रहे हैं, मिस्टर लॉरी लूसी को बता रहे हैं, है ना। लॉरी जो है वो किसको बता रहे हैं, लूसी को बता रहे हैं, ठीक है, लूसी को बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर मैनेट, जिन्हें वह मृत समझती थी, अभी भी जिंदा है। तो मिस्टर जर्विस लॉरी लूसी को डॉवर मिलने जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे फादर, ऐसा मत समझो कि वो मर गए, वो जिंदा हैं। तो डॉक्टर मैनेट को बेस्टिल में 18 ईयर्स 16 साल के लिए गुप्त रूप से कैद किया गया था। उनको बताया नहीं था, और उनको चुपचाप बेस्टिल जेल में, आप उसको बेस्टिल जेल को कंपेयर कर सकते हो तिहाड़ जेल इंडिया का, जहाँ पे क्रिमिनल जो सीवियर, जो सीरियस बड़े किलर्स होते हैं, उनको रखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बेस्टिल जेल में इनको गुप्त रूप से रखा जाता है, और वो भी 18 साल के लिए। किसको, अलेक्जेंडर मैनेट को, जो लूसी के पापा हैं। लेकिन उनके पूर्व नौकर मॉन्सियर डिफार्ज, ये कौन है मॉन्सियर डिफार्ज, इनका पूर्व नौकर, किसका, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट का, जो अब पेरिस में, अब वो लोग पेरिस में शिफ्ट हो गए, है ना, फ्रांस में।
पेरिस में एक शराब की दुकान के मालिक हैं। तो जो ये पर्सन है मॉन्सियर डिफॉर्ज, ये मॉन्सियर डिफॉर्ज अब इसके एक शराब की दुकान है जो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र है। और शराब की दुकान तो है ही, पर जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं, जो बहुत सरकार के बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि सरकार उनको उनसे टैक्स वसूलती, सरकार से ज़्यादा जो रिच लोग हैं उनके खिलाफ है, पावरफुल लोगों के खिलाफ है। तो ये सारे लोग इसकी शराब की दुकान में मिलते हैं। वो एक अड्डा है, वो एक प्लेस है जहाँ ये सारे लोग आपस में मिलते जुलते हैं। तो क्या होता है कि वो जो डिफार्जे है ना, मॉन्सियर डिफार्जे ने डॉक्टर मैनेट को जेल से बाहर निकाल लिया है और उन्हें दुकान की अटारी में छिपा दिया है। तो डॉक्टर मैनेट जेल से बाहर आ गए हैं और एक नीचे एक बेसमेंट है जहाँ पर उन्होंने, जो मॉन्सियर डिफार्जे है उसने अलेक्जेंडर मैनेट को छुपा कर रखा है। इस बीच डिफार्ज की पत्नी मैडम डिफार्ज, इनका नाम नहीं दिया है, बस मैडम डिफार्ज है, लूसी प्यार से उसे वापस उसके पास ले आती है और वे लंदन लौट आ जाते हैं, है ना। अब डिफार्ज की पत्नी है, यहाँ पर बीच में कुछ मिसिंग है, पर मैं आपको बताती हूँ कि डिफार्ज की पत्नी का नाम मैडम डिफार्ज है। एनीवे, अब जब लूसी में को वो कौन लेके जा रहे हैं, जर्विस लॉरी लेके जाते हैं पुलिस में, वो सॉरी जेल में जाती है वो, बेस्टाइल जेल में उनको छुड़ाकर जब ला रहे हैं तो वो देखती है कि उसके पापा इसमें नहीं है। उसके पापा वहाँ पे बैठ के और एक कॉर्नर में जेलर की जो बाहर जो बेंच, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, बेंचेस पड़ी रहती हैं विजिटर्स के लिए, वहाँ बैठ के वो पागल जैसे, थोड़ा सा उनका लुक जो है वो, बहुत बड़ी दाढ़ी है और बहुत ओल्ड एज है उनकी, और ठीक से अनसाउंड माइंड लग रहे हैं क्योंकि अब अपने आप में है ही नहीं वो, और वो जूते बना रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो लूसी को देख के पहचान भी नहीं पाते। तो लूसी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोने लगती है, लेकिन वो तभी वो कहती है कि मैं मेरे फादर को ब्रिंग बैक करूँगी, वापस लेकर आऊँगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरे प्यार से, मैं उनको बहुत केयर करूँगी, प्यार करूँगी, और वो ठीक हो, वो अपने साथ ले आती है। और अब ये लोग फ्रांस से लंदन वापस आ गए। अभी ये फ्रांस में थे, है ना, हमने देखा था कि पेरिस में शराब की एक दुकान है ना, किसकी, डिफार्जे की। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले मिस्टर लॉरी, जर्विस लॉरी है, वो लूसी मैनेट के पास जाते हैं जो डोवर में रहती है, वहाँ से उसको लेते हैं। फिर ये दोनों अंकल और उस लूसी पापा को लेने के लिए ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पे फ्रांस में जाते हैं। और फ्रांस में वो देखती है अपने पापा को कि बहुत बुरी हालत में है उसके फादर, 18 साल से जेल में बंद है, और बेस्टाइल जेल है जहाँ गुप्त रखा गया उनको। परंतु फिर ये लोग उनको लेकर आते हैं और पहले इनके घर का मॉन्सियर डिफार्जे, एक जो सर्वेंट है जो अब वाइन की शॉप चलाता है, वो उनको ले आता है और अपने घर के बेसमेंट में रख लेता है, और वहाँ से ये लोग उनको लेते हैं और अब ये लोग लंदन वापस लौट आते हैं। अब साल 1780 है ना, शुरुआत थी 1775, 5 साल हो गए, साल 1780। लंदन में चार्ल्स डार्ने पर जासूस होने के नाते राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है ना। तो लंदन में ये जो है चार्ल्स डार्ने, ये लंदन में रहता है, जबकि बेसिकली फ्रांस का है, पर ये लंदन में रहता है चार्ल्स डार्ने। तो चार्ल्स डार्ने के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है कि ये इसने देश के खिलाफ जो सीक्रेट्स है वो लीक किए हुए हैं, तो इसके ऊपर राजद्रोह का केस चल रहा है। अब लूसी और डॉक्टर मैनेट फ्रांस से लौटते समय डार्ने से मिले थे, इसीलिए वे भी मुकदमे में शामिल होते हैं। अब इनको किसी काम के लिए लूसी को
और डॉक्टर मैनेट मतलब अलेक्जेंडर मैनेट को जब वो फ्रांस से लौटते हैं तो डार्ने से इनको मिलना होता है। तो वहाँ पे डार्ने से इनकी मुलाकात हो जाती है और अब इनको जिस मुकदमे में डार्ने को बुलाया है वहाँ पर लूसी और अलेक्जेंडर मैनेट को भी बुलाया है और उनको जाना है। तो अब दूसरा जो सीन है वो कोर्ट सीन है। वहाँ पे लूसी, उसके फादर अलेक्जेंडर और इधर से चार्ल्स डार्ने, ये सब वहाँ कोर्ट में खड़े हुए हैं। बचाव पक्ष के वकील मिस्टर स्ट्राइवर, मैंने बताया ये वकील है ना, तो मिस्टर स्ट्राइवर के अंडर में ही मैंने बताया था आपको कि सिडनी कार्टन काम करता है। दोनों वकील हैं ये। तो बचाव पक्ष के वकील मिस्टर स्ट्राइवर हैं। जो बचाव पक्ष कौन है, लेकिन उनका ऊबा सा दिखने वाला सहयोगी सिडनी कार्टन, ये भी वकील है, फेमस वकील है, परंतु बहुत केयरलेस दिखता है, बहुत ही अनटाइडी दिखता है। ये मुकदमा जीत जाता है क्योंकि होशियार तो है सिडनी कार्टन। मुख्य गवाह कौन है, ये है ना। तो मुख्य गवाह की विश्वसनीयता को धूमिल करने के लिए कार्टन यह दिखाता है कि वह खुद डार्ने से कितना मिलता जुलता है। तो वो क्या करता है, ये सिडनी कार्टन और डार्ने खूब रिजेंबल करते हैं। तो भाई वकील है वो, तो वो क्या करता है कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपने क्लाइंट को जिताने के लिए कहता है कि नहीं वो डार्ने नहीं था, वो मैं था, क्योंकि दोनों काफ़ी एक जैसे दिखते हैं। कौन, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन, ठीक है। अब फ्रांस में धनी अभिजात वर्ग विलासिता में डूबा हुआ है। मतलब जो रिच फैमिलीज़ हैं फ्रांस में वो सब मज़े कर रही हैं ना, कहना चाहिए कि एंजॉय कर रही हैं और लोगों को मनमाना कर रही है, लोगों से पैसा वसूल रही है ना। तो क्या होता है, और पीड़ित गरीबों की उपेक्षा करता है, और जितनी रिच फैमिलीज़ हैं वो गरीबों के साथ बहुत अन्याय कर रही हैं। तो मार्किस सेंट एवरमोंड लापरवाही से अपनी गाड़ी से, ये एक नई स्टोरी शुरू होती है। ये जो एवरमोंड फैमिली है इसमें मार्किस सेंट करके एक पर्सन है, वो मज़े करते हैं। आपने पोर्श गाड़ी का सुना होगा, कोई रिच फैमिली का लड़का गाड़ी चला रहा था पुणे में, तो एक कपल की डेथ हो गई। तो जब आपके पास पैसा, मनी, मसल पावर होता तो लोग अपने मज़े करते हैं ना, और दूसरों को की केयर नहीं करते। तो यहाँ पर भी जो मार्किस एवरमोंड है, ये अपनी गाड़ी आराम से चला रहा है और लापरवाही में इससे क्या होता है, एक बच्चे को कुचल कर, तो इसमें क्या होता है कि इससे एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये अपना ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। अपने महल में उसकी मुलाकात अपने भतीजे चार्ल्स एवरमोंड उर्फ डार्ने से होती है, जो परिवार को त्याग कर फ्रांस लौट आया है। तो ये जो घर आता है ये इससे एक बच्ची की डेथ हो गई। तो जब यहाँ आता है तो ये किससे मिलता है, यहाँ आता है तो ये चार्ल्स डार्ने, जिसको चार्ल्स एवरमोंड से मिलता है, जो अभी डार्ने कहलाता है ना, उसने अपना आइडेंटिटी हाइड कर लिया है, उससे मिलता है। और चार्ल्स एवरमोंड जो है वो अपने परिवार को त्याग कर फ्रांस लौट आया है। उसी रात मार्किस की नींद में ही हत्या कर दी जाती है। तो चार्ल्स वहीं पर है, और जब ये मार्किस एवरमोंड मर्डर करके मैंने उससे वो लड़की की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट करके आता है, तो ये सो रहा होता है और उसकी नींद में ही हत्या हो जाती है। ये एक दूसरी स्टोरी है, ठीक है। अब ये फ्रांस अभी गया था, हालांकि चार्ल्स एवरमोंड या चार्ल्स डार्ने रहता कहाँ है, वो लंदन में अपनी आइडेंटिटी छुपा के रह रहा है, लेकिन कुछ दिन के लिए वो फ्रांस जाता है और उसके ही प्रेजेंस में उसके अंकल इनकी मार्किस की डेथ हो जाती, कोई मर्डर कर देता है। अब इंग्लैंड वापस आकर, मतलब लंदन वापस आकर, चार्ल्स स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन डॉक्टर मैनेट और लूसी से अक्सर मिलने आते हैं। तो अब ये वापस आ गया,
तो चार्ल्स कौन कौन, नंबर 1 चार्ल्स, नंबर 2 स्ट्राइवर, नंबर 3 सिडनी कार्टन। ये तीनों दोस्त हैं, ठीक है। और ये तीनों अक्सर मैनेट और डॉक्टर मैनेट मतलब फादर और डॉटर से मिलने आते रहते हैं, उनके घर मिलने आते हैं ये लोग। मिसेस स्ट्राइवर लूसी को प्रपोज करने की योजना बनाता है। वो मिस्टर स्ट्राइवर अच्छे लॉयर है, तो वो लूसी को पसंद करने लगते हैं और वो सोचते मैं कैसे प्रपोज करूं। लेकिन मिस्टर लॉरी उन्हें चेतावनी देते हैं कि उनके प्रपोज़ल के स्वीकार होने की संभावना कम है। जर्विस लॉरी उनका उसके पापा का अच्छा दोस्त है, मतलब लूसी का अच्छा अंकल है वो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा प्रपोज़ल लूसी कभी स्वीकार नहीं करेगी। कार्टन भी लूसी की प्रशंसा करते हैं, सिडनी कार्टन भी बहुत प्रशंसा करते हैं लूसी की, वो उनको भी पसंद है लूसी। वो उसे बताते हैं कि कैसे वह उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि अपने बर्बाद अतीत के बावजूद उनके अंदर अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है। तो वो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि लूसी उनको, किसको, सिडनी कार्टन की ज़िंदगी बर्बादी है ऑलमोस्ट, पर वो उसको हमेशा ये कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, अभी भी तुमने कुछ नहीं खोया, तुम्हारे अंदर इतना सब कुछ तुमने अपनी ज़िंदगी में बर्बाद किया, पर भी तुम्हारे पास अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है। तो उसको, सिडनी कार्टन को ये बात सुन के बड़ा साई ऑफ रिलीफ, बहुत अच्छा लगता है उसको। अब क्या होता है, चार्ल्स डॉक्टर मैनेट से लूसी की शादी करने की अनुमति लेता है। ये दोनों तो स्ट्राइवर और सिडनी तो कोशिश ही कर रहे हैं, पर इसी बीच में चार्ल्स डार्ने अब लूसी को प्रपोज करता है और डॉक्टर मैनेट से लूसी से शादी करने की अनुमति भी ले लेता है। अब क्या होता है, लेकिन मैनेट शादी के दिन तक चार्ल्स का असली नाम जानने से इनकार कर देती है। तो लूसी मैनेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा असली नाम क्या है, नकली, वो तो उससे प्यार करने लगती। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो फर्स्ट साइट में ही दोनों को दे लव ईच अदर। अब क्या होता है, शादी हो जाती है, माने शादी तय हो जाती है। शादी के दिन डॉक्टर मैनेट को जब शादी हो जाती है तो ये पता चलने पर कि चार्ल्स एक एवरमोंड है, चार्ल्स डार्ने नहीं है, चार्ल्स एवरमोंड फैमिली का है। उनका दामाद जो है वो एवरमोंड फैमिली का है। तो वो तो फिर से अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं और जूते बनाने के पागलपन में डूब जाते हैं। जैसा उनको लूसी फर्स्ट टाइम मिली थी और वो जूते बना रहे थे, क्योंकि सिखाते हैं ना क्रिमिनल्स को जेल में, तो उनको जूते बनाना सिखाया था वहाँ। तो वो तो टाइम पास करते हैं, लेकिन अब वो जैसे ही सुनते हैं कि मेरा दामाद शादी हो चुकी है, और पहले ही दिन उनको पता चलता है कि मेरा दामाद डार्ने नहीं है, वो तो एवरमोंड फैमिली, चार्ल्स एवरमोंड है, तो वो फिर से बहुत परेशान हो जाते हैं और वापस से उसी स्टेटस में चले जाते हैं और वो जूता बनाने लगते हैं, सिलने लगते हैं। अब मिस्टर लॉरी उसे ठीक होने में मदद करते हैं। तो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है मिस्टर लॉरी, वो बहुत पेशेंस से सीनियर अलेक्जेंडर मैनेट को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और धीरे धीरे उनको वापस से ठीक करने की कोशिश करता है। चार्ल्स ठीक हो जाता है, फिर उसका फादर 9 दिन में, इसमें नहीं लिखा है, 9 दिन में अलेक्जेंडर मैनेट वापस से नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। अब स्टोरी और आगे बढ़ती है और चार्ल्स और लूसी की एक बेटी भी पैदा हो जाती है। इनको एक बेटी होती है एलिजाबेथ, ठीक है। अब क्या होता है, अभी हमने देखा 1775 फिर 1780, है ना। 1775 ये ईयर अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छा है। स्टोरी ओपन होती है 1775 में, फिर 80 में ये है ना, एक नई बात पता चलती है। अब जो स्टोरी है वो है, यहाँ सब हमने देखा कि वो शादी वादी भी हो गई। अब 1789 का टाइम है, ठीक है। डिफार्ज बेस्टिल को नष्ट करने में किसानों का नेतृत्व करता है। तो ये जो डिफार्ज फैमिली है, एक और हमने डिस्कस की थी स्टार्टिंग में
ये बेस्टेल को नष्ट करने में किसानों का नेतृत्व करता। आप इमेजिन कर लो, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डिफार्ज फैमिली, जैसे हमारे यहाँ कौन आया था किसानों का, राकेश टिकैत एक लीडर बन के आया था, किसानों का नेता, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी राकेश टिकैत की तरह एक पर्सन है, डिफार्जे फैमिली, वो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर मैनेट की पुरानी कोठरी की तलाश लेता है। तो वो क्या कर रहा है कि बेस्टिल जेल के अंदर चला जाता है ना। किसान अंदर चले जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं वो कि डॉक्टर मैनेट कहाँ रहते थे, है ना। तो क्यों गए हैं ये बेस्टिल फैमिली में, क्योंकि वहाँ पे कुछ इनोसेंट लोगों को ये जो अमीर लोग हैं ये पकड़ पकड़ के डाल देते हैं। तो अब किसान आंदोलन कर रहे हैं। और एक्चुअली ये स्टोरी फ्रांस रिवॉल्यूशन जब हुआ था तभी लिखी गई थी। तो क्या होता है कि वही कुछ थोड़ा सा रियल भी है इसमें, रियल फिक्शन है ये। तो जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो जेल में चले जाते हैं, कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे ये ढूंढते ढूंढते और देखते कि डॉक्टर मैनेट किस उसमें था, किस नंबर में था, है ना। तो वो उनको नंबर ऐसे इशू होते हैं ना कि ये इस बैरक में रहेंगे, ये इस बैरक में रहेंगे। तो ये जो डॉक्टर मैनेट का बैरक था उसकी तलाशी कौन ले रहे हैं, किसान और उनका लीडर डिफार्जे। तो जब ये ढूंढते ढूंढते उसके बैरक में जाते हैं, अब तो वो तो है नहीं, अलेक्जेंडर तो फ्री हो गया। तो उनको एक चिमनी में, आपको पता होगा कि पहले वहाँ पर ठंड में चिमनी लगा के लोग, माने फॉरेन में ऐसा चिमनी बनी रहती थी ना, तो चिमनी जलती थी भाई, ठंडी जगहों में तो वैसे भी चिमनी जलाते हैं। तो चिमनी में इनको अभी तो वो चले गए तो वहाँ चिमनी जलती नहीं है, तो वहाँ एक पत्र मिल जाता है इनको, चिमनी में छुपा हुआ रखा रहता है, किसी ने छुपा दिया। तो अब वहाँ से क्या होता है, नए गणराज्य की घोषणा हो चुकी है ना। तो चिमनी में जब इनको एक पत्र मिलता है तो नए गणराज्य की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसके नागरिक बेहद हिंसक हो गए हैं। वे अभिजात वर्ग के लोगों को कैद कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। ये सब उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब वहाँ पे वो लेटर लेके जाते हैं और क्या होता है कि एक नई जो वो है रिपब्लिकन कंट्री बन गई है और डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है, लेकिन उसके जो नागरिक हैं वो बेहद हिंसक हो गए हैं और अभिजात वर्ग के लोगों को कैद कर रहे हैं। और जितने रिच फैमिलीज़ हैं उनके लोगों को अब तो कंट्रोल है ही नहीं गवर्नमेंट का। मैंने जब ये पढ़ाया था क्लास में तो मैंने बच्चों को याद दिलाया था कि आप सद्दाम हुसैन का जो ईराक का ईरान का जो वो था लीडर था, वो उसका वो देख लेना, वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा केओस हुआ था जब उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो कुछ उस तरह का आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पर भी रिच लोगों को लोग पकड़ पकड़ के मार रहे थे और गरीब, मतलब अब पावर किसके हाथ में थी, कॉमन लोगों के हाथ में, और उनकी हत्या कर रहे थे। और रिच लोग, बहुत सारे रिच लोगों की डेथ हुई, जिसमें अब चार्ल्स एवरमोंट फैमिली भी निशाने में थी। तो अब एवरमोंट फैमिली में तो पहले ही मर्डर हो चुका था मार्किस का, और चार्ल्स एवरमोंट तो भाग चुका था वहाँ से, मतलब डिस्गाइज करके लंदन में रह रहा था। तो उनकी हवेली में कौन था, उनका पूर्व नौकर, चार्ल्स की जो चार्ल्स का जो पूर्व नौकर है ना, ये चार्ल्स का पूर्व नौकर, वो कौन था, गैबल जेल से मदद मांगते हुए एक पत्र लिखती है ना। तो वो क्या करती है कि वो इनको एक लेटर लिखती है गैबल। चार्ल्स चुपके से पेरिस के लिए रवाना होता है।
तो ये तो अपनी लाइफ में अब बिज़ी हो गया, लंदन में इसकी शादी भी हो गई, इनको एक बेटी भी हो गई, पर इनको अचानक से गैबल का लेटर मिलता है, तो वो क्या होता है, लंदन के लिए रवाना हो जाता है। लंदन जाता है, भाई उसका सर्वेंट है, उसका लॉयल सर्वेंट है वो, और तुरंत कैदी बना लिया जाता है। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते जाता है, तो अब वो तो अभी तो सर्वेंट को तगा रहे थे, अब उनको तो एवरमोंट फैमिली वैसे ही बदनाम हो चुकी है। तो वहाँ जितने भी प्रोटेस्टर हैं, जो लोग अपोज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, इसको ही चार्ल्स डार्ने को कैदी बना लेते हैं। अब जब मिस्टर लॉरी को पता चलता है, मिस्टर लॉरी बैंक के काम से पेरिस जाते हैं, उनके फ्रेंड है ना, मिस्टर बैनेट के फ्रेंड, जब वो पेरिस जाते हैं और जल्दी लूसी और डॉक्टर मैनेट उनके साथ आ मिलती है, तो लूसी और डॉक्टर मैनेट भी आ जाते हैं, और अपने कारावास के कारण डॉक्टर मैनेट तो वो जल्दी से आते हैं, और उनको पता चलता है कि उनका दामाद को बंदी बना लिया। तो डॉक्टर मैनेट जो है उनका वो क्या थे, उनके बारे में हमें यहाँ ये डिस्कस करना पड़ेगा कि डॉक्टर मैनेट तो बेचारे इनोसेंट थे। तो जब वो जेल में 18 साल रहे, तो वो बड़े शांति से और बहुत ही डिग्निटी के साथ रहते थे। तो लोग उनको बहुत आइडियल, जो क्रिमिनल्स थे वो उनको आइडियल मानते थे। उनसे अगर कभी कोई लेटर लिखवाना तो लिखवाते थे, उनसे सजेशन लेते थे, सलाह लेते थे। तो वो वहाँ के लोगों के लिए एक नायक की तरह, एक हीरो की तरह थे। लेकिन अब वो फ्री हो गए वो। तो अब जब उनका दामाद को ये लोग वो कर देते हैं, कैप्टिवेट कर लेते हैं, उनको जेल में डालते हैं, तो क्या होता है, वह चार्ल्स पर मुकदमा चलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते। तो पहली बार डॉक्टर मैनेट कहते कि भाई मेरा दामाद है और अच्छा है वो, तो आप उसको जेल में मत डालो। ये सारे प्रोसेस में उनको 1 साल लगता है। 1 साल तो अब चार्ल्स डार्ने को जेल में रहना ही पड़ता है, लेकिन हर दिन जेल के पास इस उम्मीद से घूमती है कि चार्ल्स उसे देखेगा। तो बेचारी वो क्या करे, तो वो क्या करती है कि वो चार्ल्स के पास लूसी चार्ल्स से कोशिश करती है कि किसी तरह चार्ल्स उसको देख ले, लेकिन चार्ल्स उसको देखता नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, मिस प्रॉस कौन है, मिस प्रॉस किसकी सर्वेंट है, लूसी की, है ना। और जेरी क्रंचर मदद के लिए पेरिस आए हैं। तो मिस प्रॉस को क्या होता है, सड़क पर उनकी मुलाकात मिस प्रॉस के भाई सोलोमन प्रॉस से होती है, जिसे जेरी चार्ल्स के अंग्रेजी मुकदमे में जॉन बरसात के रूप में पहचानता है। इसको मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसका बहुत रेलेवेंस अगर मैं बताऊँगी तो आप कंफ्यूज हो गए। तो अब आप ये समझ लो कि उनका दामाद जेल में है। इसमें बीच में यहाँ पर ये मिसिंग है ये पार्ट। क्या होता है कि जब अलेक्जेंडर मैनेट अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बार तो चार्ल्स डार्ने को वो लोग फ्री कर देते हैं जेल से, लेकिन जल्दी ही चार्ल्स डार्ने को वो फिर बंदी बना लेते हैं। क्योंकि इस बार क्या होता है, वो क्यों दोबारा बंदी बनाना, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। और इस बार जब डॉक्टर मैनेट रिक्वेस्ट करते हैं कि चार्ल्स डार्ने बहुत अच्छा है, तो वो कहते हैं नहीं सॉरी, हम इनको फ्री नहीं करेंगे। तो अब उनको वहाँ पर उनको भी हत्या हो सकती थी चार्ल्स डार्ने की। तो फिर क्या होता है कि जो अच्छा, मिस प्रॉस किसकी सर्वेंट है, लॉयल सर्वेंट है, लूसी की। मतलब अब लूसी के हस्बैंड की भी लॉयल सर्वेंट है वो। तो वो बड़ी चिंता में आ जाती है, और वो लोग क्या करते हैं कि ये सारे लोग, इसमें ये जेरी क्रंचर एक पर्सन है, बरसात दूसरा पर्सन है, ये सारे लोग जेल पहुंच जाते हैं। और सिडनी कार्टन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। सिडनी कार्टन है ना, जो लॉयर है और जो खूब ड्रिंक करता है, और बरसात को जासूस बताने की धमकी देकर चार्ल्स की मदद करने के लिए उससे सहयोग करने का दबाव देता है। कहता है देखो तुम, जॉन बरसात से कहता है कि तुम अगर
चार्ल्स डार्ने की हेल्प नहीं करोगे जेल में तो मैं तुमको बता दूंगा कि तुम स्पाई हो, है ना। तुम, वो स्पाई है एक्चुअली, ये स्पाई मतलब ये चुपचाप से जासूसी करने आया है। तो कहता है मैं सबको बता दूंगा, तो फिर तुमको भी पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हारी भी जान खतरे में है, तो तुम चार्ल्स की मदद करना जेल के अंदर। तो वो कहता है कि ठीक है। अब चार्ल्स के दूसरे मुकदमे में डिफार्ज, तो चार्ल्स का जो डिफार्ज डॉक्टर मैनेट का बेस्टल से लिखा पत्र पेश करता है। तो चार्ल्स का जब दूसरा मुकदमा होता है तो जो डिफार्ज है, हमने अभी देखा था कि उनको वहाँ पे चिमनी के वहाँ पे एक लेटर मिलता है ना। तो ये जो डिफार्ज फैमिली है ये उस लेटर को संभाल के रखते हैं, और उसमें उस लेटर में एक्चुअली क्या लिखा रहता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एवरमोंट भाइयों, एवरमोंट मतलब चार्ल्स डार्ने के पापा और चाचा, है ना, चार्ल्स के पिता और चाचा ने एक किसान लड़की और उसके भाई के साथ क्रूरता की। पहले तो उन्होंने एक किसान की एक लड़की के साथ और भाई के साथ क्रूरता की, और फिर खुद को बचाने के लिए मैनेट को कैद कर लिया। और खुद, क्योंकि मैनेट ने देख लिया था, तो खुद को बचाने के लिए कि मैनेट बाहर जाकर ना बोले अलेक्जेंडर मैनेट, तो वो इनोसेंट मैनेट को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ये कारण होता है जेल में डालने का। तो चार्ल्स को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब वो कहते हैं कि आपको पता है कि इनके पापा चाचा ने ऐसा किया और वो लड़की को जानबूझ के मारा था, उसके साथ बुरा काम करके। किसने? चार्ल्स के पापा और चाचा ने। और उसको जानबूझ के उसका एक्सीडेंट किया, उसकी हत्या की गई। और ये सारा किसने लिखा था? अलेक्जेंडर मैनेट ने। जेल में जब था तो वो लिख के और वो लेटर छुपा दिया था कहीं, उसको क्या पता था कि ये लेटर कभी से। तो वो कहता है कि वहाँ ये एक्चुअली ये जो एवरमोंट फैमिली ये ऐसी है, और फिर ये भोला भाला मैंने देख लिया था, इसलिए इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। ऐसा सब कुछ किस में लिखा है? उस लेटर में लिखा है। अब कहते हैं कि तो फिर जो पूरी गवाही होती है, और उसको क्रूरता के लिए क्या होता है कि उस पत्र को इनको मौत की सज़ा, किसको? चार्ल्स को मौत की सज़ा सुनाई देती है। सुनाई, क्योंकि भैया उस फैमिली में कौन बचा है? चार्ल्स ही बचा है। तो चार्ल्स को मौत की सज़ा का फरमान होता है, और उसे वापस जेल में भेज दिया जाता है, और वहाँ पे उसको मौत की सज़ा सुना के जेल में वापस भेज दिया जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसके पत्र ने चार्ल्स को बर्बाद कर दिया, डॉक्टर मैनेट अपना दिमाग खो देते हैं। अब उनको लगता है कि मैंने कहाँ के कहाँ, अलेक्जेंडर मैनेट को लगता है कि मैंने लिख दिया ये लेटर, क्यों वहाँ रखा, और मेरा दामाद जेल में है। तो वो फिर से पागल जैसा वैसे हो जाते हैं वो। अब उस रात कार्टन मैडम डिफार्ज को अपनी, तो उस रात जो सिडनी कार्टन है वो क्या करता है? सिडनी कार्टन मैडम डिफार्ज को अपनी शराब की दुकान पर एवरमोंट वंश को ख़त्म करने के लिए लूसी और उसकी बेटी के खिलाफ साजिश रचते हुए सुन लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये सब चल रहा होता है, तो जो सिडनी कार्टन है वो सुनता है कि मैडम डिफार्जे कह रही है कि मैं, क्योंकि वो बच्ची जो डिफार्जे फैमिली की बच्ची के साथ रेप होता है और उसका मर्डर होता है, तो वो तो बहुत फ्यूरियस है अभी मैडम डिफार्जे। तो वो क्या करती है कि यहाँ पर ये तो सिडनी कार्टन तो शराब पीता है, तो वो शराब की दुकान में खड़ा है, तो वो सुन लेता है कि ये एवरमोंट फैमिली के पूरे वंश को ख़त्म करने के लिए इवन चार्ल्स डार्ने को मारना चाहते हैं, लूसी को, उसकी बच्ची को भी, सबको मारना चाहते हैं, ऐसी साजिश वो लोग करते हैं। तो इसको जैसे ही पता चलता है कि मैडम डिफार्ज ने ऐसा किया है, तो यह पता चलता है कि मैडम डिफार्ज उन किसानों की बहन थी जिन्हें एवरमोंट ने मारा था, मतलब वो बच्चे एवरमोंट फैमिली की थी। तो मैडम डिफार्ज जब ऐसा करती है, प्लान करती है, तो कार्टन मिस्टर लॉरी के साथ मिलकर सभी को इंग्लैंड भागने के लिए तैयार करने की साजिश। तो यहाँ फिर कार्टन, सिडनी कार्टन सामने आता है, और वो क्या करता है, लॉरी से कहता है कि हमें कैसे भी करके इन लोगों को बचाना हो, और यहाँ से फ्रांस से इंग्लैंड
क्योंकि फ्रांस में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो जाएंगे और लोग इनको मार डालेंगे। तो कहता है हमें ऐसी साजिश करनी चाहिए, ऐसा प्लान बनाओ कि हम किसी तरह पूरी मैनेट फैमिली को, जिसमें अलेक्जेंडर मैनेट, उसकी बच्ची लूसी मैनेट, उसका हस्बैंड चार्ल्स डार्ने और उनकी बेटी एलिजाबेथ मैनेट, हम सबको फटाफट बाहर इनको किसी तरह इंग्लैंड भिजवाना है हमें। तो बरसात अंदर है, जेल के अंदर है, वो जासूस है। तो उसकी मदद से कार्टन चार्ल्स की जेल की कोठरी में घुस जाता है। तो कहता है कि देखो तुम जा, भाई उसको तो इन्होंने ही रखा, डिवार्स फैमिली ने। तो कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम जेल की कोठरी में मेरे को कैसे भी अंदर ले चलो। कार्टन कहता है तो अब चार्ल्स को, उसको तो बरसात को तो ये उसका काम ही है, तो वो तो जेल के अंदर भी है बाहर भी है, वो तो जासूसी करने के लिए रखा डिफाज फैमिली ने। तो वो क्या करता है कि अब जब कार्टन कहता है उसे कि मुझे अंदर जेल में ले चलो और जहाँ पर चार्ल्स को कैद किया है उस कोठरी में मुझे ले चलो, तो वो बरसात की हेल्प से चला जाता है वहाँ पे। अब क्या होता है, और उसको सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने को एक नशीला पदार्थ दे देता है। उसके पास तो शराब वराब होती है, वो दे देता है। और क्या करता है, उसके कपड़े जो चार्ल्स डार्ने के पनिशमेंट, उसको हत्या होने वाली है ना, उसको फांसी होने वाली, तो उसको वहाँ पे जो क्रिमिनल्स का ड्रेस रहता है वो कौन पहन लेता है, सिडनी पहन लेता है। और चार्ल्स डार्ने तो बेहोश हो गया क्योंकि अब उसको तो उसने नशीली दवाई पिला दी। तो ये उसके फटाफट कपड़े बदलता है और बरसात भेष बदले हुए चार्ल्स को, और बरसात से बोलता है कि मैं ये जो मैं तो मतलब मैं पहन लेता हूँ इसके कपड़े और ये तो बेहोश हो गया। तो और ख़ुद के कपड़े पे किसको पहना देता है, चार्ल्स डार्ने को पहना देता है सिडनी कार्टन। और कहता है कि चार्ल्स को कहता है कि मिस्टर लॉरी की गाड़ी में वापस खींच लेता है और कहता है इसको फटाफट खींच खाच के मिस्टर लॉरी की गाड़ी में बिठा दो, जो इंग्लैंड भाग जाती है। और मिस्टर लॉरी की गाड़ी में सब कुछ तैयार है, लूसी मैनेट भी बैठी है, उसकी बच्ची भी बैठी है और सारे लोग और अलेक्जेंडर ये सब भाग जाते हैं इंग्लैंड। अब बचा कौन, मैरी। अब कौन बचा, यहाँ पे क्या होता है कि मैडम डिफार्ज लूसी के अपार्टमेंट में पहुँचती है। तो अब उनको लूसी का अपार्टमेंट पता चल जाता है क्योंकि मैडम डिफार्ज देखती है कि भाई अब कोई नहीं बचा, तो वो लूसी के अपार्टमेंट में उसको मारने के लिए पहुँचती है। तो वहाँ पे तो ये सब भाग गए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन होता है, उनकी लॉयल सर्वेंट मिस प्रॉस जो होती है, वो कहती कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। तो वो मिस प्रॉस उनका रास्ता जब रोकती है तो दोनों में हाथापाई, किस किस के बीच में, डिफार्ज के और सॉरी लेडी डिफार्ज के बीच में और मिस प्रॉस के बीच में हाथापाई होती है। और जब मैडम डिफार्ज अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करती है तो मैडम डिफार्ज मिस प्रॉस को मारने के लिए पिस्तौल निकालती है और उसमें उनकी ही डेथ हो जाती है, वो खुद को मार लेती है गलती से। और विस्फोट से मिस प्रॉस हमेशा के लिए बहरी हो जाती है। और क्या होता है कि एकदम से विस्फोट होता है तो मिस प्रॉस भी बेचारी वो बहरी हो जाती है, खूब ज़ोर से विस्फोट होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे वो तो भाग गए, वो सेफ हो गए। तो लास्ट में चार्ल्स की जगह गिलेटिन की ओर जाते हो, जिससे सिर कटता है, एक ऐसी मशीन रहती है ना, तो जिसमें ऐसा सिर कटने के लिए ये ब्लेड रहती है इस तरह से, और यहाँ पे सिर रख के काटा जाता है, उसको गिलेटिन कहते हैं। तो गिलेटिन की ओर जाते हुए कार्टन एक युवा दर्जन का हाथ थामने का वादा करता है जिस पर गलत आरोप लगाया गया है। वह यह जानकर मरता है कि उसका बलिदान उसके जीवन का सबसे बड़ा काम था। तो जो सिडनी कार्टन है एक यंग लड़का है, राइट, लेकिन वो कभी लूसी को बहुत चाहता था, पर लूसी चूँकि उसको नहीं मिल पाई तो वो क्या करता है, वो अपने लूसी को नहीं मिल पाई पर वो लूसी के लिए वफादार है, वो उसके लिए कभी बुरा नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसके हस्बैंड को चार्ल्स डार्ने के लिए कि जीवित रहने के लिए खुद को ख़त्म कर देता है, सेक्रीफाइस करता है
है अपनी लाइफ, और वो कहता है कि मैंने कम से कम मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा काम था, क्योंकि वो अपनी लाइफ तो खुद बर्बाद कर चुका होता है। शराब पीता है, थोड़ा सा अनटाइडी रहता है, केयरलेस रहता है, ज़िंदगी को जी नहीं पाता, लेकिन लास्ट में वो चार्ल्स डार्ने को बचा लेता है और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। तो ये यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली स्टोरी ख़त्म होती है। इसीलिए असली इस पूरे नॉवल का हीरो जो है वो है सिडनी कार्टन। तो मुझे लगता है आपको स्टोरी समझ में आई होगी, एंड योर योर feedbacks are always most welcome. So thank you so much. God bless you.